इंग्लैंड के खिलाफ वाइजैग में भारतीय टीम ने 106 रनों की जीत हासिल करके सीरीज को बराबर कर लिया है, लेकिन यह जीत इतनी आसान भी नहीं थी। जी हां, भारतीय टीम इस मुकाबले को हारने जा रही थी, लेकिन तभी रोहित ने चली एक ऐसी चाल और उसके बाद हुआ एक मैच में मैदान पर एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसके बाद इंग्लैंड की टीम वापसी नहीं कर पाई और जीत की तरफ बढ़ रही, जैक क्रॉली की अगुवाई में बढ़ रही यह टीम अचानक से हार की दहलीज की तरफ चली गई और उसके बाद भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत मिलती नजर आई। लेकिन क्या यह कहानी रही? किस तरीके से टीम इंडिया ने चौथे दिन इंग्लैंड को उनको मजबूत स्थिति से कमजोर स्थिति में पहुंचाया और किस तरीके से एक सत्र में खेल रोहित शर्मा के प्लानिंग से बदल गया, आपको हम इस वीडियो में बताने वाला है। क्योंकि मैच तो आपने देखा होगा, मैच में क्या कुछ हो गया सब पता होगा, लेकिन वो एक सत्र जहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी ने सारा खेल और पासा पलट करके रख दिया, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर पहली बार आए तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा प्री मैच शो, मिड इनिंग शोज और पोस्ट मैच शो के साथ साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम ने 399 का टारगेट दिया था इंग्लैंड को और एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेम्स एंडरसन ने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि हम तो 600 भी चेस करने के लिए जाएंगे। करना ही पड़ता, चेस नहीं करने का सवाल कहां था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो 332 रन बचे हुए हैं दिन में, उसको तो हम 60 ओवर में चेस कर लेंगे। जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, मतलब अगले दिन का खेल शुरू हुआ, चौथे दिन का, तो अचानक से जैक क्रॉली की बल्लेबाजी बड़ी धुआंधार रही। रेहान अहमद बड़ी शानदार बैटिंग करते नजर आ रहे थे। लग रहा था कि भाई अब इनको तो आउट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आने लग रहा है। और दोनों बल्लेबाजों ने भागीदारी भी बनानी शुरू कर दी थी और कुल मिलाकर के सब कुछ बेहतर चल रहा था। लेकिन तभी अक्षर पटेल आए गेंदबाजी करने के लिए और उन्होंने आकर के रेहान अहमद को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अब रेहान अहमद जैसे ही आउट हुए, उसके बाद आए ओली पोप बैटिंग करने के लिए। अब ओले पोप को जब बैटिंग करने के लिए आते हैं तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 110 की स्ट्राइक रेट से ओले पोप बैटिंग कर रहे थे। लग रहा था जैसे मानो कि ओले पोप नहीं है, वो तोप है। जबरदस्त बैटिंग करते चले जा रहे हैं, रनों की भरमार लगा रहे हैं, रन लगातार बनाए जा रहे हैं और किस तरीके से रन बनाना है वो सब कुछ तरीका पता था। भारत लगातार दबाव फील कर रहा था। अचानक से तेजी के साथ जो है दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के रन जोड़ने शुरू कर दिए थे और कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगले 7 ओवर में फिर से 5 के ऊपर के रन रेट से रन बन रहे थे। 132 रन स्कोर था, 2 विकेट गिर गया था और भारतीय टीम दबाव फील करने लगी थी क्योंकि जैक क्रॉली रन बना रहे थे। उसके साथ साथ देखें तो यहां पर ओली पोप रन बना रहे थे, उनका भी स्कोर जो 23 पर जा पहुंचा था। पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी सो अलग, तो ऐसे में इनको आउट करना जरूरी था। जो ये आने वाले बल्लेबाजों में जो रूट जिनका कि चौथी पारी में औसत 128 का था, वो अभी आने वाले थे। कप्तान बेन स्टोक्स वहां मौजूद थे, जॉनी बेस्टो, बेन फोक्स, उसके अलावा टॉम हार्टली, इतने सारे बल्लेबाजों का आना था और धीरे धीरे अगर ये रन बनता चला जाता तो फिर भारत के लिए मुश्किल हो जाता। तब रोहित शर्मा ने एक चाल चली। उन्होंने क्या किया, अश्विन को बुलाया गेंदबाजी के मोर्चे पर। थोड़ा आसान काम किया कि चलो कोई बात नहीं है, ओले पोप राइट हैंडर है तो क्या हुआ, जैक क्रॉली राइट हैंडर है तो क्या हुआ, आइए अश्विन आप जरा गेंदबाजी कीजिए। स्लिप लगा करके रखा, खुद स्लिप पर खड़े थे। ओले पोप को स्वीप करने का मौका मिला, स्वीप किया उन्होंने, लेकिन पोप को यह पता था अच्छे से कि इस विकेट पर स्वीप करना, रिवर्स करना आसान नहीं होगा। कट करने के लिए गए, एक बार तो बचे, दूसरी बार में कप्तान रोहित शर्मा के सजाए हुए फील्ड के जाल में फंस गए ओली पोप। कट करने गए और रोहित शर्मा ने अपने बाईं तरफ, अपने विपरीत दिशा में जाकर के शानदार कैच पकड़ा और पारी ओली पोप की समाप्त कर दी। और यही नहीं, अब इसके बाद और भी चीजें ऐसी हैं जो मैदान पर घटित हुई, जिसके बाद भारतीय टीम का जोश 7वें आसमान पर चला गया और यह मैच हम जीत गए। ओले पोप के आउट होने के बाद जब 132 पर 3 था, यहां पर भी संतुष्टि नहीं मिली रोहित शर्मा को। उन्होंने कहा कि अभी तो जो रूट की बारी है। जो रूट जब बैटिंग करने आए वो पहले से ठान कर आए थे कि वो आकर के बैच बॉल नहीं, T20 T10 क्रिकेट खेलेंगे। आने के साथ स्वीप कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल करके खेल रहे हैं। और अश्विन ने क्या किया, वहां पर एक गेंद खींची हुई डाली, कदमों का इस्तेमाल किया था, आउटसाइड एज और सीधे पॉइंट पर कैच कर लिया। और उसके बाद रोहित शर्मा की चाल यहीं खत्म नहीं होती है। उसके बाद रोहित शर्मा क्या करने के लिए आते हैं कि जैसे ही गेम आगे बढ़ता है, चाय काल बहुत करीब था, लंच जो है बहुत करीब था और लंच पर जाने से पहले उन्होंने गेंदबाजी में परिवर्तन किया और एक नहीं 2 परिवर्तन किए। एक छोर से कुलदीप यादव को लगाया और एक छोर से बुमराह को लगाया। कुलदीप यादव आते हैं और उस समय उन्होंने उस बल्लेबाज को आउट किया जो बल्लेबाज भारत के लिए प्रतिदिन लगातार खतरा बनता चला जा रहा है और वो इस सत्र में भी खतरा बन रहा था, और वो थे जैक क्रॉली। 73 के स्कोर पर खेल रहे थे।
अचानक से जैक क्रॉले को कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू के रूप में फंसा लिया। वो आउट होते हैं, 1 ओवर का खेल बचा रहता है लंच से पहले, और तब आते हैं बुमराह बॉलिंग करने के लिए। दूसरे छोर से बुमराह को लगा दिया रोहित शर्मा ने कि चलिए बुमराह को जरा खेल के दिखाइए। बुमराह आते हैं, चौथी गेंद बेयस्टो और जैक क्रॉले मिलकर एक पार्टनरशिप बिल्ड कर ही रहे थे। 40 रन की पार्टनरशिप हो गई थी दोनों के बीच में, चूंकि 154 पर जब चौथा विकेट गिरा था जो रूट का, तो उसके बाद 194 रन स्कोर था वहां पर। अगर देखेंगे तो वहां पर आकर के जैक क्रॉले आउट हुए थे, तो 94 में 5वां हुआ था, और फिर जॉनी बेयस्टो को उसी स्कोर पर अगले ओवर में आकर के बुमराह ने चलता कर दिया। अब बुमराह ने जैसे ही उन्हें आउट किया, लंच की घोषणा कर दी गई, लगभग भारतीय टीम की जीत पक्की हो गई थी। लेकिन तभी एक चीज और बुरा होता हुआ नजर आया, और वो बुरा पता क्या होता हुआ नजर आया? वहां पर जैसे ही वो आउट हुए, लंच हुआ, लंच के बाद जब आए तो बेन स्टोक्स और बेन फोक्स मिलकर एक पार्टनरशिप बिल्ड करने लग गए थे। दोनों के बीच 26 की साझेदारी हो गई थी, दोनों बड़े कंफर्टेबल फील कर रहे थे। और हम सबको पता है कि सेकंड इनिंग में 50 का औसत लगभग था वहां पर बेन स्टोक्स का, और बेन फोक्स और स्टोक्स अगर दोनों टिक करके खेल जाते थोड़ी देर और, तो दबाव भारत पर बढ़ जाता। लेकिन ऐसे में हुआ ये कि एक कैजुअल अप्रोच दिखा बेन स्टोक्स का, हल्का सा टैप करके ऑन साइड में भागे वहां बेन फोक्स, और बेन स्टोक्स दौड़ते चले गए। दौड़ा भी नहीं, जॉगिंग करते जा रहे थे। उनको लगा कि ये तो बस उठा के बॉल हाथ में देंगे भरत को। अय्यर को याद था अपना बदला लेना, किस तरीके से उल्टी दिशा में दौड़ करके अय्यर का कैच पकड़ करके उंगली दिखाई थी ऐसे करके। सेम एक्शन हुआ, अय्यर ने बॉल उठाया, डायरेक्ट हिट मारा, रन आउट हुए, और उसके बाद अय्यर ने भी कहा चल निकल, और ऐसे करके स्टोक्स की विदाई हो गई। और इससे पूरे सीरीज के दरमियान आप देखें कभी भी स्टोक्स ने बैट बॉल नहीं खेला है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो लगातार भारतीय टीम का जो दबदबा था वो बरकरार रहा। टीम इंडिया ने यहां पर परेशान किया इंग्लैंड की टीम को। अंतिम में फिर से टॉम हार्टली और बेन फोक्स के बीच साझेदारी हो रही थी, उसको भी आकर के तोड़ा वहां पर। अगर देखा जाए तो फिर बेन फोक्स जो है वो निकलते बने। बेन फोक्स का अगर देखें विकेट, तो बुमराह ने जो है वो कॉटन बोल्ड किया, नीचे आती बॉल को आगे की तरफ जाकर के झुक करके लिया। और जैसे ही बेन फोक्स आउट हुए, तभी ये पता चल गया कि अब इनके पास में, चूंकि रिहान अहमद तो पहले ही नाइट वॉचमैन के तौर पर आउट हो चुके थे, तो अब इनके पास सिर्फ एक बल्लेबाज बचा हुआ है, टॉम हार्टली, जो कि खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था। उसने 36 बनाए भी थे, उसको भी निपटाया। वहां पर अगर देखें तो बुमराह ने अंतिम विकेट उन्हीं का था। उसके अलावा शोएब बशीर चले गए, जेम्स एंडरसन नवाज रहे थे, भाई साहब 600 बनाने आए थे, वो कहां 300-400 में पड़ते, इसीलिए वो भी नॉट आउट रह गए। लेकिन भारत आखिरकार इस मैच को 106 रन से जीत गया। लेकिन इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि रोहित शर्मा की कप्तानी शानदार रही। रोहित शर्मा ने अगर वो चाल ना चली होती लंच से पहले, तो ये काम नहीं हो पाता। तो वो लंच से पहले चली गई जो चाल थी रोहित शर्मा की, उसने भारत को इस मुकाबले में वापसी करवाई और भारत को मैच जीतने में मदद की। आप किस तरीके से देखते हैं रोहित की कप्तानी को, भारत की जीत को? क्या सुधार होना चाहिए? कैसा भारतीय टीम खेली है? आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको मैच डे पर मिलता है प्री मैच शो, मिड इनिंग शोज और पोस्ट मैच शोज के साथ साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो जुड़ते रहिए और बने रहिए क्रिक रोस्ट के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।